ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आपका वेलकम। और पिछली क्लास में हमने जहां तक बात खत्म की थी, आज उसी के आगे हम बातचीत को शुरू करेंगे। और हमने शायद नरेशन की कहानी को खत्म किया था। बिल्कुल। और सॉरी, नरेशन वॉइस पे हम लोग थे। और वॉइस में हमारा टॉपिक चल रहा था, अगर हम बात करें, जहाँ पे हमारे पास कौन से क्वेश्चन थे कि अगर हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी, अगर हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी कोई हमारे एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपोजिशन लगा आ रहा है तो उसको हम स्प्लिट नहीं करते हैं। यही मैंने बताया था आपको, शायद याद होगा। हाँ भाई, यही बताया था आपको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, पिछली क्लास में यही बात की थी, अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई प्रेपोजिशन लगा हुआ आ रहा है एक्टिव वॉइस में तो उसको स्प्लिट नहीं करना होता, क्योंकि वो फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा? वो फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं। और फ्रेजल वर्ब बनने के साथ जो हमारे फ्रेजल वर्ब होते हैं बेटा, ध्यान रखना, वो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के होते हैं। इडियोमेटिक मतलब वो एक उनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है भाई। अभी शायद आपके सामने एक क्वेश्चन था, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स है स्पेलिंग की, तो ध्यान देना। यहाँ पे नैना था हमारे पास। नैना वॉज स्टेयरिंग एट द न्यू ड्रेस। ठीक है। नैना वॉज स्टेयरिंग एट द न्यू ड्रेस। और आपको पता है बेटा कि ये जो लिखा हुआ आपका ये सब्जेक्ट है, ये लिखा हुआ आपका सब्जेक्ट है, और ये आपका इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, इसको हम रिसीवर कहते हैं। और ये लिखा हुआ आपके पास ये फ्रेजल वर्ब है, स्टेयरिंग मतलब किसी चीज को घूरना, किसी तरफ नजर लगाकर देखना। ठीक है। और ये उसका साथ प्रेपोजिशन लग के इसको फ्रेजल वर्ब बनाता हुआ। अब बेटा ध्यान रखना, जो फ्रेजल वर्ब होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास फ्रेजल वर्ब होते हैं उनको स्प्लिट नहीं कर सकते बेटे। ठीक है ना। तो जब इनके आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो ध्यान रखना ये साथ में ये लगे हुए आएंगे। ऐसा नहीं कि आप इसको ऐड को भूल जाएंगे या ऐड को अलग कर देंगे, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ठीक। तो इसका आंसर क्या बनेगा? हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था सर, हमने उसको सब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे द न्यू ड्रेस लिखा हुआ आया। वॉज लिखने की वजह से कहानी हमारे सर वॉज वर्ब में रहेगी, यहाँ पे सिंगुलर होने के कारण से हमारे पास वॉज लिखा है बेटा। और यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास बीइंग। क्यों सर? क्योंकि आईएनजी फॉर्म में मैंने आपको बताया था, एक्टिव वॉइस में जो हमारी वर्ब की फॉर्म होती है, पैसिव वॉइस बेटा वही हमारी बी की फॉर्म रहती है। ठीक है जी, वेरी गुड। और इसी तरीके से इसके बाद जो एट लिखा हुआ उसको आप हटा नहीं सकते, क्योंकि वो फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखना बच्चों। और बाय लगा क्योंकि हमें हमारी जो डूअर है वो एक लिविंग है। ठीक है जी, आगे मूव करें। इन द फॉलोइंग कंडीशंस वी कांट सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव। क्या है कि हमारे पास क्या कह रहा है कि ऐसे देखो, हमने तो ये पढ़ा होता है कि सर एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए सिंपल सा लॉजिक होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। लेकिन कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि अगर हमारा वर्ब इंट्रांजिटिव होगा, इंट्रांजिटिव होने का मतलब यह जो हमारे पास रिप्लाई व्हेन वेयर हाउ व्हाई का हो किसी भी वर्ब के बाद, अगर हमारे पास बच्चों वर्ब के बाद रिप्लाई व्हेन वेयर हाउ व्हाई का आ जाए तो याद रखना उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। जैसे शी वेंट टू मार्केट, और बहुत ऐसे विद्वान होंगे, कलाकार बच्चे होंगे जो उसको चेंज कर देंगे, मार्केट वाज गॉन बाय हर। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। जच रहा है, फ्लो बन रहा है। और आपको पता होना चाहिए हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, कुछ ऑथेंटिसिटी नाम की चीज होती है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है। ये ऑथेंटिसिटी ये कहती है सर, ये लिखा हुआ हमारे पास जो भी दिख रहा है ये अपने आप में एक सब्जेक्ट हुआ। ठीक है जी, ये वर्ब हुआ, और ये सर हमारे पास लिखा हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। अब हमें ये बात पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो किसका रिप्लाई है, नाउन का या एडवर्ब का। बेटा आपको मैंने पहले भी बताया होगा शायद, नाउन की आइडेंटिफाई कुछ बताने के लिए, नाउन की आइडेंटिफाई बताने के लिए हमारे पास बड़े प्यारे शब्द हैं, व्हाट, हु और हूम। ये नाउन की आइडेंटिफिकेशन को बताते हैं। ठीक है बेटा। ठीक। और वहीं दूसरी ओर एडवर्ब की आइडेंटिफिकेशन को बताने के लिए हमारे पास होता है व्हेन, वेयर, हाउ और वाई। और इन दोनों में सबसे प्यारा डिफरेंस पता है क्या बच्चों? हाँ, सबसे प्यारा डिफरेंस हमारे पास नाउन और एडवर्ब बेटा ये है कि नाउन और प्रोनाउन दो ही ग्रामर पर पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो ही ऐसे हमारे पास हैं जो अकेले सब्जेक्ट बन सकते हैं। बाकी इनको छोड़कर किसी पे भी ऐसा राइट नहीं है या कोई ऐसा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो हमारे सब्जेक्ट बन जाए। तो नाउन या प्रोनाउन दो ही हमारे बेटा याद रखना सब्जेक्ट बन सकते हैं। और इस कंडीशन में जो टू मार्केट लिखा हुआ है बेटा, ये हमारे पास किसका रिप्लाई है? वेयर का रिप्लाई है। और ये वेयर का अगर रिप्लाई हो गया तो ये एडवर्ब हो गया बेटा। अगर ये एडवर्ब हो गया तो ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता। इसीलिए बेटा इसका जो आंसर बनाया गया मार्केट वाज गॉन बाय हर, ये अपने आप में बिल्कुल गलत है। बात समझ में आ गई जी? बात समझ में आ गई? एक बार फटाफट कमेंट करो, मैंने क्या बताया। मैंने ये कहा कि सर एडवर्ब कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता अकेले। ठीक है। किसी को डाउट यहाँ तक? एक बार फटाफट कमेंट करिए, बताइए कि यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है। ओके, गुड।
ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट में ये देखना है कि स्टेटिव वर्ब का भी नहीं बनता बेटा। स्टेटिव वर्ब आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको उस क्लास। स्टेटिव वर्ब जो किसी एक्शन को ना बता के किसी स्टेट को बताते हैं, जैसे मैंने कह दिया एग्जांपल के तौर पे हमारे पास सुमित इज अ डॉक्टर, इसका पैसिव नहीं बन सकता क्योंकि जो इज है ना बेटा, ये इज दरअसल में इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। क्या बेटा, ये लिंकिंग वर्ब है। और ये शायद मैंने बताया भी होगा लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत इनके बारे में। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? लिंकिंग वर्ब बेटा जो सब्जेक्ट होता है हमारा और ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको इससे लिंक करता है एज ए कॉम्प्लीमेंट के रूप में। और ये दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। और पैसिव वॉइस के लिए कोई एक्शन होना जरूरी है, कोई एक्शन होना जरूरी, जहां पे कोई एक्शन का बता ही नहीं रहा तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ऐसे हमारे पास बिकम है, सीम है, लुक है, अपीयर है, रिजेंबल है, बेटा याद रखना इनका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक आगे लिखते हैं। पॉजेसिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। मैंने बताया था वो पिछली क्लास में, जैसे शी हैज अ कार, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन की बात हो ही नहीं रही बेटा। ठीक है, आगे। ठीक, ये वही चीजें हैं हमने लास्ट क्लास में डिस्कस ऑलरेडी किया था। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इट हैज बीन डिसाइडेड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा लिखा हुआ है, रोहित शर्मा हैज डिसाइडेड दैट स्काई विल फार, स्काई मींस सूर्य कुमार यादव, विल फाइनलाइज द टीम। ठीक है, जब ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो पैसे वॉइस कैसे बनाते हैं, देखो ध्यान से समझना बेटा, ये लेंथी क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आने हैं, याद रखना। तो इन क्वेश्चन को टैकल करने के लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना कि जो सेंटेंस है, देखो बेटा ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस है। क्या है बच्चों, एक सेंटेंस है। इसमें एक कंजंक्शन दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है बेटा, एक कंजंक्शन दिख रहा है, दैट। दैट जो बच्चों कंजंक्शन है, याद रखना इस कंजंक्शन के बाद हमेशा वट का रिप्लाई आता है। क्या आता है बच्चों, वट का रिप्लाई आता है। जैसे क्वेश्चन देखो क्या लिखा हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ रोहित शर्मा, ठीक है जी, पूरा का पूरा। उसके बाद हमारा ये वर्ब हुआ हैज डिसाइडेड, ठीक है जी। और ये पूरा हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। क्या हुआ सर, ये पूरा का पूरा ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। और ये वट का रिप्लाई, बच्चों किसका रिप्लाई है, वट का। तो हमारे दिमाग में ये आता है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इस वट को उठा के आगे ले आते हैं, क्योंकि हम तो यही करते थे बेटा। जैसे मैंने कह दिया आई रोट पैराग्राफ, तो पैराग्राफ को स्टार्ट में ले आएंगे, यही बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पैसिव वॉइस के। तो अगर आप इसको स्टार्ट में रख दोगे बेटा तो एक छोटा सा एरर आ जाएगा कि सेंटेंस थोड़ा ऑथेंटिक नहीं रहेगा हमारा। तो हम क्या करते हैं, हमें पढ़ा होता है बचपन में इट के बारे में। इट क्या होता है, इट एक डमी सब्जेक्ट का भी काम करता है। हालांकि हम इट का यूज करते हैं किसी भी नॉन लिविंग के बारे में बताने के लिए, नॉन स्पेसिफिक जेंडर के बारे में बताने के लिए, किसी भी डे मंथ ईयर को बताने, किसी फेस्ट को बताने। जैसे मैंने कहा कि आज मंडे है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। हाँ भाई, आज मंडे है बच्चों, इसकी इंग्लिश क्या होगी, फटाफट कमेंट करना। या आज मेरा बर्थडे है अगर मैंने कहा, हालांकि आज नहीं है, अब अगर कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा। आज मेरा बर्थडे है, जल्दी से मैं देख रहा हूँ कमेंट्स। आज मेरा बर्थडे है, हाँ, इट्स माय बर्थडे। आज कहाँ गए बेटा, आज ही तो लिखना पड़ेगा आपको। हाँ, इट इज माई बर्थडे टुडे, इसका आंसर ये ठीक है। और जिसने लिखा हुआ है टुडे इज माई बर्थडे, बेटा ये गलत है। ध्यान रखना बच्चों, ये टुडे इज माई बर्थडे ये आप आमतौर पे फेसबुक वगैरह पे देखते थे पहले, ये देखते होंगे, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि रीजन इसका है बेटा एडवर्ब। जो टुडे यहाँ पे है ना बच्चों, वो एक एडवर्ब है, और एडवर्ब नेवर बी सब्जेक्ट अलोन। अब एडवर्ब कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। सब्जेक्ट बनने का जो राइट है ग्रामर में बेटा हमारे, वो नाउन और प्रोनाउन के पास है। ठीक है जी, तो नाउन और प्रोनाउन अगर होते तो वो सब्जेक्ट बन जाते बच्चे, लेकिन ये बन नहीं पाएंगे, है ना। ठीक है भाई, आगे मूव करें। तो हमें पता है कि अब हम इस जो स्टेटमेंट को ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक। अब ये इट का काम क्या होता है बेटा, इट हमने पढ़ा था बचपन में, इट एक डमी सब्जेक्ट है। इट क्या बच्चों, एक डमी सब्जेक्ट है। डमी सब्जेक्ट में जैसे मैंने कह दिया, अगर एक सेंटेंस है आपके लिए, आज बारिश हो रही है या बारिश आ रही है, इंग्लिश क्या होगी बेटा, बारिश आ रही है या बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग टूडे, कहीं ऐसे तो नहीं लिख देंगे रेन इज हैपनिंग, रेन इज कमिंग टूडे। हाँ, आपने ये इट लिखा बेटा, ध्यान से समझो, आपने लिखा ना इट इज रेनिंग टुडे, आपने ये इट क्यों लिखा, शाबाश। आपने लिखा ना इट इज रेनिंग टुडे, तो बस जानना चाहूंगा आपने इट क्यों लिखा बेटा यहाँ पे। ये इट किस चीज को बता रहा है बेटे, इट एक डमी सब्जेक्ट है। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इट एक डमी सब्जेक्ट है जो अपने रेनिंग को बता रहा है। ठीक है बेटा, तो ऐसे याद रखना। जैसे मैंने कह दिया इट इज ऑसम वेदर टुडे एंड आई वुड लाइक टू गो आउटसाइड टू एंजॉय माय डे विद माय फ्रेंड्स, एंड व्हाट अबाउट यू।
तो आपका जवाब आया आई डोंट लाइक इट। तो इट का मतलब टू गो आउटसाइड एंजॉय द डे विथ योर फ्रेंड, है ना। तो इट एक डमी सब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ पे डमी सब्जेक्ट तरह यूज करेंगे बेटा। और याद रखना इस पूरे स्टेटमेंट को, स्काई विल फाइनलाइज को बेटा हम यहाँ पे किससे लिख देंगे, इट से। किससे बच्चों लिखा हमने, इट से लिखा, ठीक है जी। और हमारे पास टेंस कौन सा है, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हमने बेटा यहाँ पे हैज तो पहले लगाना ही पड़ेगा कि इट के लिए हैज लगेगा, ये आ गया बीन, हमारी बी की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हमें पता है अभी किसी भी पैसिव वॉइस के कंस्ट्रक्शन के लिए ये वाला लॉजिक होना बहुत जरूरी है। अब रोहित शर्मा लिख दिया हमने, और उसके बाद जब ये दैट द टीम लिखा है, टीम विल बी फाइनलाइज्ड बाय स्काई, ये बेटा इस इट का, इट के बारे में यही बता रहा है। और इन्हीं वर्ड को इट रिप्लेस कर रहा है। अगर हम डमी सब्जेक्ट यूज करेंगे तो बताना पड़ेगा किसका डमी है। अगर आप इट को डमी यूज करते हो तो आपको मेंशन करना पड़ेगा इट ये किसका डमी है। अगर डमी वो मेंशन नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा बेटा। बात समझ में, जैसे आपने कहा इट इज रेनिंग, इट किसके लिए यूज हो रहा है, रेनिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक। इट इज माई बर्थडे टुडे, इट किसके लिए हो रहा है, माई बर्थडे के लिए यूज हो रहा है बेटा। तो ऐसे ही बताना पड़ेगा। और हमने यहाँ पे लिख दिया इसको, इस इट का जो है एक्चुअली बेटा ये इसका डमी है, ये इस पूरे स्टेटमेंट का, ये आपका आंसर बन गया। जब भी पेपर में आपके क्वेश्चन कभी आ जाए दैट से आ जाए तो आप ध्यान रखना आपको इस तरीके से चेंज करना होगा, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़े। मोदी जी सजेस्टेड दैट द वारंट शुड बी इश्यूड। सभी को दिख रहा है ये क्वेश्चन। अब देखो दोबारा वही क्वेश्चन हमारे पास आ गया, मोदी जी का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ये हमारे पास दैट लिखा आया, हमने समझ लिया सर दैट के बाद जो भी लिखा होता है वो वट का रिप्लाई होता है। क्या होता है बच्चों, वो वट का रिप्लाई होता है जो दैट के बाद लिखा होगा। तो इस तरीके से हमने सेम वही किया। यहाँ पे हमारा V2 है बेटा, अगर ये V2 है हमारे पास तो हमें करना कुछ नहीं था, हमने यहाँ पे इट लिखा डमी के लिए, V2 के लिए हमने वॉज लगाया, बी की सेकंड फॉर्म, क्यों, क्योंकि यहाँ भी सेकंड फॉर्म है। और यहाँ पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ही होती है बच्चों, गुड। और हमारे पास यहाँ तक बन गया, मोदी जी दैट द कोर्ट शुड इश्यू वारंट, अपने आप में आंसर बन गया। बस एक ही बात ध्यान रखना, जब कभी क्वेश्चन दैट वाला आ जाए ना बेटा तो उसमें इस तरीके से आपको एक डमी सब्जेक्ट का यूज करके आगे चलना पड़ेगा, ठीक है भाई। आगे बढ़े भाई, क्या कर रहे हो? हाँ ठीक है ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर बेटा, यहां तक बच्चों सभी को क्लियर है। चलिए अगले फेज पे आ जाओ। एक क्वेश्चन था, रणबीर अप्रिशिएटेड एंड मैरिड दीपिका। तो इसमें ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं देखने को बेटा। और ये थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज करेंगे क्योंकि बच्चों का दिमाग यहाँ पे किसी एक बात, ये तो अप्रिशिएटेड पे रहेगा या मैरिड पे रहेगा बेटा, ध्यान रखना। मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे देखो दो वर्ब है, तो दोनों के लिए प्रेपोजिशन अलग लगेगा। हमें पता है कि मैरिड के लिए हम टू लगाते हैं और अप्रिशिएटेड के लिए बेटा बाय लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये गलती आप जरूर कर सकते हो, बाय और टू वाली, बेटा ध्यान रखना। जब हम बात करेंगे दीपिका, हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट थे, हमने सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है जी। हमारे पास ये V2 है और ये हमें पता है जी ये भी V2 है, ठीक। तो हमने वॉज बना दिया जी। ठीक, हमारे पास एप्रिशिएटेड आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया हमारे पास बी की। अब एप्रिशिएटेड के लिए बेटा हमेशा बाय लगता है, क्या लगता है बेटा, बाय लगता है। लेकिन बेटा याद रखना मैरिड के लिए टू लगता है, क्या लगता है बच्चों, टू। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको इस बारे में, कभी विद मत लगा देना मैरिड के लिए, ठीक है। शादी के लिए, रिलेशन के लिए बेटा हमेशा टू लगाते हैं हम लोग, ठीक। आगे मूव करें। अब हमें पढ़ना है अगला केस, जहां पे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो हमारे पास, क्या बेटा, दो ऑब्जेक्ट हो। अगर हमारे पास सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होंगे तो इससे पहले बात ध्यान समझ लो, ऑब्जेक्ट जो होते हैं बेटा वो एक्चुअल में नाउन होते हैं, ठीक है। और ये दो टाइप के होते हैं हमारे पास, कितने, दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, जो रिप्लाई होता है वट का। और एक होता है बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो रिप्लाई होता है हमारे होम का, ठीक। अब एक क्वेश्चन है, शी गेव मी अ बुक, शी गेव मी अ बुक बेटे। तो ये हमारा जो लिखा हुआ है ये होम का रिप्लाई है, और ये जो लिखा है बच्चों हमारे पास ये व्हाट का रिप्लाई है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और लिख सकते हो, देखो बेटा शी गेव मी अ बुक जो लिखा हुआ याद रखना, इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो। वो क्या तरीका होगा, शी गेव अ बुक टू मी। पता है क्यों, देखो बेटे यहाँ पे टू क्यों नहीं आया और यहाँ क्यों टू आया, इस बात को समझ लेना। क्योंकि हुम हमारा लिविंग होता है और वट हमारा नॉन लिविंग होता है। लिविंग का ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग हो सकता है, लेकिन नॉन लिविंग का ऑब्जेक्ट, ये नॉन लिविंग है और ये लिविंग है, तो ये याद रखना, नॉन लिविंग का ऑब्जेक्ट लिविंग कभी नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा बच्चों, कि लिविंग का ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग हो सकता है। अगर हमारे पास पहले हुम है तो उसके बाद वट आ सकता है बिना किसी प्रेपोजिशन के। लेकिन अगर हमारे पास पहले वट आ गया और बाद में हुम आएगा तो वहां पे प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। और ये प्रेपोजिशन टू लगा के क्या कह रहा है कि ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस एक्चुअल में इसका ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है। बस याद रखना कि हुम पहले और वट बाद में तो कोई प्रेपोजिशन नहीं। अगर पहले हमारे पास आ गया बच्चों क्या, वट आ गया और बाद में हुम आएगा तो वहां पे टू प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा आपको, ठीक।
चलिए अभी देखो इसके इस क्वेश्चन का ध्यान रखना बच्चों, आंसर दो तरह के हो सकते हैं हमारे पास, क्योंकि देखो एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, हम दोनों को बारी बारी से आगे ला सकते हैं। और एक बार ध्यान से दिमाग में बिठा लो कि वॉइस और नरेशन, मैंने क्या कहा बच्चों, वॉइस और नरेशन, इनके आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं। फिर से कह रहा हूं, वॉइस और नरेशन के आंसर एक से ज्यादा तरह से बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आंसर यही बना और यही बनेगा, कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें दो दो आंसर बन जाए, जैसे इसके बेटा दोनों आंसर बन सकते हैं। बात समझ में आ रही बेटा क्या बता रहा हूं? और हमें एक बात याद रखना होगा, एग्जाम में जब आप जब बैठोगे बेटा आप, तो यहाँ पे अप्रोच काम आती है एग्जाम में। वो अप्रोच ये होती है, वॉइस और नरेशन पे कभी ऊपर ये नहीं लिखा होता टिक द राइट आंसर, उस पर लिखता है टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्या मैंने कहा? मोस्ट अप्रोप्रिएट। मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब उसमें से जो आपके ऑप्शंस गिवन है उनमें से सबसे अच्छा आंसर कौन सा है। बात समझ में आ रही बेटे? और कई बार ये हो सकता है हमारा जो ऑप्शन में आंसर गिवन हो उससे अच्छा आंसर हमें पता हो, लेकिन हमारे वो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमें टिक तो उसमें से ही करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे अमंग दिस फोर ऑप्शंस, उन चार ऑप्शन में से विच वन इज द मोस्ट सुटेबल, और उसी को हम आंसर टिक करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही बेटे? ठीक है जी। इसे कहते हैं एग्जाम, एग्जाम की अप्रोच, और ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक जी। अब इसके दो आंसर कैसे बनेंगे देखो बड़े ध्यान से समझना। हमने एक बार क्या किया बच्चों, इस मी को आगे ले आए, आई बन गया हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास जो लिखा हुआ ये वॉल गेम लिखा हुआ बेटा, इसकी सेकंड फॉर्म है हमारे पास, और इसके लिए बेटा बी की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है बेटा यहाँ तक। अच्छा ये लिखा हुआ हमें पता है कांस्टेंट होता है किसी भी पैसिव वॉइस में, किसी भी पैसिव वॉइस में बेटा थर्ड फॉर्म हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है जी। फिर हमारे पास बुक आ गया, फिर हमने बाय लिखा और हर, ये तो एक आंसर बन गया। ठीक है। दूसरा में क्या करना, आपकी बार हम बुक को पहले ला देंगे आगे। बेटा ध्यान से देखो, अब की बार हमारे पास नॉन लिविंग पहले आ गया, हाँ या ना? अगर नॉन लिविंग पहले आ गया, फिर दोबारा बी की फॉर्म आ गई हमारे पास बेटा, बी की सेकंड फॉर्म, और ये हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब यहाँ पे टू लगाना मत भूलना बेटा, और यही बच्चे गलती करेंगे, और एग्जाम में एक ऑप्शन आपको ऐसा दिया जाएगा जिसमें टू नहीं होगा। एग्जाम में एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें टू नहीं होगा। ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना। ठीक भाई, चलिए आगे बढ़े, दोनों आंसर ये सही है अपने आप में। इंपेरेटिव सेंटेंस, ये जबरदस्त है बेटा, याद रखना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें से आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है समझो पहले तो। हमारे पास सेंटेंस बेटा पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस हमारे पास? पांच प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है भाई। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। हमारे पास सेंटेंस पांच प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिक्लेरेटिव, जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। दूसरा होता है बेटा हमारे पास इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हमें दो तरह के मिलते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड मिलते हैं। क्लोज एंडेड वो होते हैं बेटा जिनका रिस्पॉन्स हमें यस और नो में मिलता है, और ओपन एंडेड वो होते हैं जिनका रिस्पॉन्स हमें WH फैमिली से मिलता है ना भाई? अच्छा, तीसरा हमारे पास होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होता है। एक होता है हमारे पास बेटा इसको एक्सक्लामेटरी, जिसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक। ठीक। और आखिरी होता है हमारे पास बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम बात करते हैं विश या कर्ज की बेटा, किसकी? है ना? कर्ज की बात करते हैं, कर्ज की नहीं जी, कर्ज की बात करते हैं, बात ध्यान से सुनना। ठीक। जल्दी से बेटा कमेंट बॉक्स में बताओ इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा है सर, इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम बात करते हैं इंप्रेशन की, ऑर्डर की, रिक्वेस्ट की, कमांड की, प्रोहिबिशन की, वार्निंग की और सजेशन की। ठीक भाई? हाँ। इसमें बेटा याद रखना, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कई बार हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे डू नॉट से। क्या बच्चों? डोंट से, डू नॉट से, ये। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक भाई। एक बात कायदे की याद रखना, इसमें हम बात करते हैं किसी ऑर्डर की, किसी रिक्वेस्ट की, किसी कमांड की, किसी प्रोहिबिशन की, किसी वार्निंग की, किसी। अच्छा, एक सेंटेंस लिखा मैंने हेल्प मी प्लीज, ये मैंने लिख दिया सिट डाउन, मैंने लिख दिया गो देयर, एक लिखा मैंने डोंट लुक आउटसाइड या डू नॉट लुक आउटसाइड। ध्यान से समझना, ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है बेटा, इसमें तो कहीं सब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा आपको, तो क्या इसमें सब्जेक्ट होता है नहीं होता है? जल्दी से कमेंट में बताए बेटा, इसमें सब्जेक्ट होता है या नहीं होता है? जल्दी से।
इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या हमारे पास कोई सब्जेक्ट होता है या नहीं होता है? जल्दी से कमेंट में बताएं बेटा आप लोग। नो, स्नेहा जी का कहना नो। अच्छा, और भी जल्दी से रिस्पॉन्स करें। और कोई स्टूडेंट बताएगा मुझे? चलिए, देखो बेटा, सेंटेंस कहा गया तो ऑब्वियस सी बात, उसमें सब्जेक्ट तो होगा ही बेटे। अगर सेंटेंस कहा गया तो सब्जेक्ट तो होगा बेटा। एक बात समझो, अगर मैं आपको बोलूं सिट डाउन, मान लो सपोज करो मैं क्लास में हूं, क्या मैं अकेले अगर मेरे सामने कोई सुनने वाला ना हो तो मैं बोल सकता हूँ सिट डाउन? मैं बोल सकता हूँ गो देयर? मैं बोल सकता हूँ डोंट लुक आउटसाइड? हाँ जी, बोल सकता हूँ? नहीं। ये सब मैं ऑर्डर दूं, रिक्वेस्ट करूं, कमांड करूं, वार्न करूं, सजेस्ट करूं, इन सब के लिए मेरे सामने कोई होना चाहिए मेरी बात को सुनने वाला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर से दोबारा कराऊं, मैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, प्रोहिबिशन, वार्निंग कुछ भी अगर आपको, तो मेरे सामने कोई होगा तो उसी को तो दूंगा ऑर्डर। रिक्वेस्ट करूंगा तो मेरे सामने कोई तो होना चाहिए रिक्वेस्ट करने जिससे मैं रिक्वेस्ट करूं। अगर मैं किस एडवाइस देना चाहूंगा तो मेरे सामने कोई तो होना चाहिए जिसको मैं एडवाइस दूं बेटा। अगर मेरे सामने कोई है ही नहीं तो हाउ इट पॉसिबल टू, बात समझ में आ गई ना बेटा? ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट, इसीलिए बेटा इसमें ना यू छुपा होता है। क्या छुपा होता है बेटा? यू। क्या बेटा इसमें? हाँ, बिल्कुल। इस पे ध्यान रखना बच्चों, क्या होता है यू जो है हमारा वो होता है हिडन। क्या होता है बच्चों? यू होता है हिडन हमेशा। अगर मैंने कहा सिट डाउन, इसका मतलब यू सिट डाउन। अगर मैंने कहा गो देयर, इट मींस यू गो देयर। अगर मैंने कहा डोंट लुक आउटसाइड, इट मींस यू डोंट लुक आउटसाइड। अगर मैं कभी भी बेटा देखना इंपेरेटिव जब भी होगा उसमें यू बेटा छुपा होगा, ठीक। अच्छा, इसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपके पास अगर हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब हो, क्या बच्चों? अगर हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है बेटा? अभी मैंने बताया, ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके जस्ट बाद हमें व्हाट और whom का रिस्पॉन्स मिलता है। व्हाट या whom का रिस्पॉन्स मिल जाए वो ट्रांजिटिव होते हैं, ठीक है बेटा। अगर हमारे पास ट्रांजिटिव हो उसमें रिक्वेस्ट और एडवाइस हो, क्या हो बच्चों? रिक्वेस्ट और एडवाइस हो, तो उस कंडीशन में जो उसका रूल बनेगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट को पहले ला देंगे, फिर शुड बी, फिर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कुछ नहीं है, ठीक है जी, ध्यान रखना। वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे लिखा है हेल्प द नीडी। हेल्प द नीडी बच्चों लिखा हुआ सेंटेंस देखो, इसमें हेल्प हमारा वर्ब है, ठीक है, और नीडी हमारे पास क्या बच्चों उसमें ऑब्जेक्ट। नीडी मतलब जिनको जरूरत है, ठीक है, जो जरूरतमंद है उन्हें, उनकी सहायता करो। तो जो इसका आंसर बनेगा हमारे पास बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आएंगे द नीडी, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी को एडवाइस की जा रही है, एडवाइस कर रहे हैं। और दूसरा देखो ट्रांजिटिव भी है बेटा, ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक। ट्रांजिटिव मतलब इसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्स है होम का, किसकी हेल्प करे? नीडी की, ठीक है बेटा। तो हमारे पास आया, ये हमारे पास बन गया ऑब्जेक्ट था, हमारे पास आगे आ गया फिर शुड आ गया, बी प्लस हेल्प्ड, ये इसका आंसर होगा। याद रखना बेटा, रिक्वेस्ट और एडवाइस के केस में ही आपको ये कॉन्सेप्ट और ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। मैंने क्या कहा? रिक्वेस्ट और एडवाइस के केस में ही, ठीक। अगला, लेकिन अगर हमारे पास ऑर्डर और कमांड हो, सेंटेंस में क्या हो? ऑर्डर में कहा कि सिट डाउन, ठीक है, मूव फॉरवर्ड, या मैं कह दूं अगर आपको ब्रिंग वन ग्लास वाटर, बात समझ में आ गई? तो अगर हमारे पास कोई ट्रांजिटिव, समझो बेटा, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है सेंटेंस में, क्या कहा मैंने? अगर हमारे पास कोई ट्रांजिटिव वर्ब है और उस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमारे पास यहाँ पे जो भी हमारे पास व्हाट और होम का रिस्पॉन्स हुआ, और हमें इस सेंटेंस में क्या मालूम चला? ऑर्डर या कमांड। क्या बच्चों? ऑर्डर या कमांड मालूम चल रहा है। इसका जो इंप्रेशन है वो ऑर्डर या कमांड में होगा, तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है बेटा। शट द डोर, शट द डोर, अगर ये ध्यान से समझना, अगर शट द डोर ये अपने आप में ऑर्डर है, लेकिन अगर इसी में हम एक वर्ड यूज करते प्लीज, क्या बच्चों? प्लीज यूज कर देते, तो हमको इस आंसर को कैसे बताना पड़ता? मान लो इस क्वेश्चन में अगर मैं लास्ट में प्लीज लिख देता तो इसका आंसर कैसे बनता? द डोर शुड बी शट। बात समझ में? क्योंकि इस फिर वो हमारे इस रूल में आ जाता बेटा, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, रिक्वेस्ट और एडवाइस में, रिक्वेस्ट और एडवाइस हमें बेटा ऑब्जेक्ट पहले शुड फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती, अगर यहाँ पे हम कर देते तो। लेकिन यहाँ पे दरअसल में ऐसा कुछ नहीं है बेटा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल में ये आपके सामने एक ऑर्डर है किसी को, अगर ये ऑर्डर है लेट द डोर बी शट। बात सबको समझ में आ रही भाई? यहां तक सभी को क्लियर है जी जो बता रहा हूं मैं? एक बार फटाफट कमेंट करें जल्दी से, जल्दी से कमेंट करें। यस, ठीक है, चलो।
नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इसमें एक केस और है बेटा, अगर अब की बार हमारा वर्ब आ जाए बेटा इंट्रांजिटिव, क्या आ जाए बच्चों, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में व्हाट और हुम का रिस्पॉन्स था, लेकिन अगर हमारे पास बेटा वर्ब आ जाए इंट्रांजिटिव, क्या आ जाए बच्चों, इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाए, क्या आ जाए बेटा, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसके बाद हमें देखने को नहीं मिलता है व्हाट और हुम का रिस्पॉन्स। क्या मैंने कहा बच्चों, जिसके बाद हमें देखने को नहीं मिलता है किसका बेटा, व्हाट और हुम का रिस्पॉन्स देखने को ना मिले, और हमें इसके बाद क्या देखने को मिलता है बच्चों, व्हेन वेयर हाउ का रिस्पॉन्स। किसका, व्हेन वेयर हाउ और व्हाई। अगर हमें ये देखने को मिले तो इस सिचुएशन में याद रखना, इंपैरेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना, चाहो वहां पे ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, प्रोहिबिशन हो, वार्निंग, कुछ भी हो, हमारा जो कॉन्सेप्ट पता क्या तैयार हो बेटा, हमारा कॉन्सेप्ट, अगर मान लो कोई सपोज करो कोई एडवाइस है, तो उसका क्या बनेगा हमारे पास, यू आर एडवाइस। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यू आर एडवाइस। अगर कोई रिक्वेस्ट होगा तो हमारा क्या बनेगा बच्चों, यू आर रिक्वेस्टेड। और आपको मैंने अभी पहले ही बता दिया कि इसमें यू छुपा होता है, ठीक है बेटा, इसलिए वो यू यहाँ पे एड अप कर रहे हैं हम, ठीक। यू आर कमांडेड, यू आर कमांडेड, यू आर वार्न, ठीक, यू आर प्रोहिबिटेड। लेकिन एक बड़ी यहाँ पे केयरफुल केयरिंग बात है, वो ध्यान रखना बेटा, कि जब अब इनके पास सभी के टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की पैसिव तो यहाँ बनी चुका है, यू आर रिक्वेस्टेड कमांडेड, ये बी की फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी पैसिव बन गया है। और एक सेंटेंस में दो पैसिव नहीं बनते बेटा, ठीक है, अगर उसमें कोई कंजंक्शन ना हो तो। आगे एडवाइस, ठीक है, रिक्वेस्टेड, ठीक है, कमांडेड, यानी कि वार्न करोगे आप किसी को, अगर आप मान लो आप किसी को यहाँ पे वार्न करते हो, तो उसके आगे आप टू क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे। और नॉट बेटा वर्ब से, किससे बेटा, नॉट हमेशा रखना अपने वर्ब से पहले लगाना। जब भी बच्चे नॉट का यूज करना, जैसे मैंने कह दिया डोंट लुक आउटसाइड, बाहर मत देखो, अगर मैं आपको वार्न करना चाहूँ, ठीक है भाई, मैंने आपको वार्न करा, यू आर वार्न नॉट टू लुक आउटसाइड, ये नहीं कि टू नॉट, नहीं, नॉट हमेशा टू से पहले आएगा। देखो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार हम लोग, उसके लिए जैसे ये लेता हूँ क्वेश्चन, डोंट लुक आउटसाइड, और ये आपके ऑप्शन में एक रहेगा, आपके चार ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा देखने को मिलेगा आपको, इसने लिख दिया क्वेश्चन मैंने, डोंट लुक आउटसाइड, ठीक है, बाहर मत देखो। ये हमारे पास लुक वर्ब है और ये इंट्रांजिटिव है, क्योंकि बाहर वेयर का रिस्पॉन्स हमारे पास, ठीक है, तो बनेगा यू आर, अगर इसको हम वार्न कर दें, यू आर वार्न नॉट टू लुक आउटसाइड, क्या कहा बच्चों मैंने, नॉट टू लुक आउटसाइड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। नॉट टू लिखना होगा कभी आप टू नॉट लिख दो, और ये ऑप्शन में आपको दिया रहेगा बेटा, ध्यान रखना, जब आपके चार ऑप्शन होंगे उन ऑप्शन में बेटा एक जगह आपको दिया रहेगा 100%, है ना, क्योंकि ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए रहता है, ठीक। अच्छा, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ चीजों को, ठीक है बेटा, ध्यान देना। अच्छा, अगर कोई प्रोहिबिटेड हो, मान लो कोई चीज कहीं ऐसे लिखा होता है, मान लो इसी को अगर मैं प्रोहिबिशन से बताऊं, यू आर प्रोहिबिटेड टू गो आउटसाइड मान लीजिए, तो इसमें नॉट मतलब, प्रोहिबिट का मतलब ही ऑलरेडी वो नेगेटिव है बेटा, क्या मैंने कहा, याद रखना, प्रोहिबिट के साथ कभी नॉट नहीं आता बेटा, प्रोहिबिट के साथ कभी भी नॉट नहीं आता, क्योंकि उसका मतलब ही निषेध होता है, उसमें अपने आप में नेगेटिव बात छुपी हुई है, ठीक है ना, तो इसमें कभी नॉट मत लगाना, वार्निंग में नॉट लगा देना, लेकिन प्रोहिबिट में कभी नॉट मत लगाना, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। और एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन देगा, ठीक, वार्न में नॉट लगाना टू से पहले लगेगा, लेकिन प्रोहिबिट में याद रखना नॉट कहीं नहीं आएगा, ठीक है बेटा। आगे जैसे कुछ क्वेश्चन है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो, प्लीज गो का हमारे पास बन गया, ये भी आपको बता दी, यू काइंडली सिट डाउन, देखो बेटा ध्यान देखो, काइंडली सिट डाउन, बैठने की बात किया तो हमारे पास जो सिट एक वर्ब है और डाउन एक हमारे पास एडवर्ब है, इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ठीक, अभी हमने वो डिस्कस ऑलरेडी कर ही लिया ये। अच्छा, अगर हमारे पास याद रखना नॉन लिविंग डूअर, नॉन लिविंग डूअर बेटा, ये आर है, इसको मैं काट देता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये जरूर मिलते हैं आपको देखने के लिए, ये बहुत से एग्जाम्स में आता है, बेहतरीन क्वेश्चन है, जरूर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा, ओहो टेस्ट नहीं है, स्पेलिंग टेस्ट, बार बार इसमें क्या, अच्छा, ऑरेंज टेस्ट बिटर, ध्यान से समझना, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ना, टेस्ट है, स्मेल है, फील है, ये सब बेटा लिंकिंग वर्ब होते हैं,
दरअसल में ये यहाँ पर, और दूसरी बात बेटा ध्यान रखना, ये ऑरेंज कोई काम नहीं कर सकता, ये नॉन लिविंग डूअर है। क्या बच्चों? नॉन लिविंग डूअर है। बात समझ में आ गई क्या बेटा? ये हाँ, ये नॉन लिविंग डूअर है हमारे पास। इनको जब हम ठीक करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को पैसिव बनाने के लिए देता है हमारे पास, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, पहले नॉन लिविंग डूअर लगा देंगे हम, फिर उसमें अगर वो प्रेजेंट में तो इज एम, अगर वो पास्ट में था तो बेटा वो वॉज लग जाएगा। फिर उसकी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है हमारे पास? देखो ये रहा बेटा, ये लिखा हुआ ना बिटर। बिटर क्या है हमारे पास? बिटर है, ठीक है, स्वीट है, सॉफ्ट है, ठीक है, हैवी है, सब क्या है? ये एडजेक्टिव ही है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास याद रखना, पहले नॉन लिविंग डूअर लगाएंगे, फिर हम इज एम आर, अगर प्रेजेंट में होगा, फर्स्ट फॉर्म होगी तो इज एम आर, सेकेंड फॉर्म होगी तो वॉज लगा देंगे, फिर उसकी एडजेक्टिव लगा देंगे और बताएंगे, फिर वैन लगा के, वैन अगर वो सिंगुलर है तो इट लगाना, प्लुरल है तो दे लगाना, उसके बाद लगाएंगे बी प्लस वी थ्री का स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, क्वेश्चन हमारे पास था ऑरेंज, जिसका ये आंसर है बिटर। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। आपके पास आई होगी पीडीएफ ऐसी एक, है ना? पीपीटी आई थी आपके पास? नहीं थी? ध्यान रखना। अब हमारे पास देखिए बेटा, ये कौन सी वर्ब की फॉर्म है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हमने पहले ये नॉन लिविंग डूअर, ऑरेंज तो कोई काम कर ही नहीं सकता, ठीक है बेटा। तो हमने जो नॉन लिविंग डूअर NLD यहाँ लिख दिया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके लिए इज आएगा बेटा, है ना। और ये बिटर हमारे पास क्या बेटा? एक एडजेक्टिव है, इसकी खासियत है किसकी? ऑरेंज की, ठीक है। और वैन हमें एडअप करना पड़ेगा, ये अपने आप में सिंगुलर है ऑरेंज, इसलिए हमने क्या लगाया बेटा पे? इट। क्या लगाया बेटा? इट। अच्छा, उसके बाद इट इज टेस्टेड, जब इसको टेस्ट किया जाता है ये अपने आप में बिटर होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक। द क्विल्ट फील्स सॉफ्ट। क्विल्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? कमेंट करना एक बार। क्विल्ट का मतलब क्या होता है? जल्दी से कमेंट करो, क्या होता है? कंबल, ब्लैंकेट होता है वो तो, रजाई। क्या होता है? रजाई, ठीक है ना। हाँ जी, आगे। क्विल्ट फील सॉफ्ट, तो हमारे पास क्विल्ट फिर से देखो, नॉन लिविंग डूअर, NLD से मैंने कहा नॉन लिविंग डूअर हो गया हमारे पास। ये हमारा बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ये हमारा उसका एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया बेटा? ये उसका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया? नॉन लिविंग डूअर को ऐसे ही लिख दिया, NLD को, ठीक है। फिर ये हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर लगा दिया, इसकी एडजेक्टिव लगा दी हमने, फिर हमने व्हेन इट इज फेल्ट, ठीक है। कोई दिक्कत क्या था बेटा? बात समझ में आ रही सभी को? सभी को सर समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करें फटाक से, जल्दी से कमेंट करें, शाबाश। अगर कोई डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हैं आप, सर ये बताइए दोबारा से, ठीक है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे ऐसे, इनके बाद कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने आपको उसमें बताए भी थे, इनके आंसर्स आपको देखने हैं भाई, ठीक। क्या लिखा हुआ? मिस्टेक, मिस्टेक है भाई, कैसे टाइप हो गई? जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना टॉपिक, थोड़ा सा टाइपिंग मतलब मिस्टेक हो गई इसके अंदर बेटा। ये दोनों एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है, और ये दोनों थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और ये दोनों अलग क्वेश्चन है, ठीक। लेकिन इससे पहले छोटी सी बात समझनी पड़ेगी आपको। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारा इन्फिनिटिव कॉन्सेप्ट, पता है इन्फिनिटिव किससे कहते हैं बेटे? नहीं नहीं, इन्फिनिटिव हमारे पास देखो, वो हमारे दो तरह के होते हैं, एक फाइनाइट होता है, एक नॉन फाइनाइट होता है ना। फाइनाइट वो पता क्या होते हैं? नहीं पता? एक स्लाइड लेनी पड़ेगी यहाँ से एक्स्ट्रा में। हम्म, एक- चलिए मैं आपको थोड़ा यहाँ समझाता हूँ फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट के बारे में, क्या साइड में। देखो, जो हमारे पास वर्ब होते हैं ना, ये इनकी कैटेगरी होती है दो प्रकार की बेटा। एक होते हैं हमारे पास फाइनाइट वर्ब। क्या होते हैं बेटा? फाइनाइट वर्ब, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। फाइनाइट वर्ब, और एक होता है हमारे पास नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ठीक है बेटा, ठीक है। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं बेटा? ध्यान से समझना सबके सब। फाइनाइट वर्ब होते हैं जो वर्ब होते हैं, ठीक है, और जो टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और आईएनजी फॉर्म है बेटा, ये होते हैं वर्ब हैं। और ये टेंस रिप्रेजेंटिंग होते हैं। क्या होते हैं? टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या करते हैं बेटा? टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी टेंस को पहचानने के लिए हम उसके फाइनाइट वर्ब को देखते हैं, ठीक। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं बेटा? ये होते, ये ध्यान से ना, ये भी होते वर्ब ही हैं, लेकिन ये एक्ट नहीं करते वर्ब की तरह, ये परफॉर्म नहीं करते वर्ब की तरह, ठीक है भाई, सब समझ लो अच्छे से बेटा। फाइनाइट वर्ब हमारे पास फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जो होती है, ठीक। ये वर्ब होती हैं, और ये वर्ब की तरह काम करती हैं। वर्ब का बेसिक काम क्या है? टेंस को रिप्रेजेंट करना। क्या करना बेटा? टेंस को रिप्रेजेंट करना, ये उसी की तरह काम करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो नॉन फाइनाइट है बेटा, ये हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं, जैसे इन्फिनिटिव हो गया, जीरेंड हो गया, और पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। ये भी वर्ब है, लेकिन ये वर्ब की तरह परफॉर्म नहीं करते हैं। मैंने क्या कहा? वर्ब की तरह परफॉर्म नहीं करते, ये काम करते हैं नाउन और एडजेक्टिव की तरह, ठीक।
और दूसरी बात क्या बेटा, इनसे कभी हम टेंस को पहचान नहीं लगा सकते। नॉन फाइनाइट से कभी हम टेंस की पहचान नहीं लगा सकते। मैंने क्या कहा बच्चों, नॉन फाइनाइट से हम कभी भी टेंस की पहचान नहीं लगा सकते, ठीक। अब इसमें हमारे पास तीन चीजें होती है, ध्यान से समझना। एक होता है हमारे पास इन्फिनिटिव। क्या होता है? इन्फिनिटिव। ध्यान से समझना बच्चों, इन्फिनिटिव की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है टू प्लस, इसका मतलब होता है हमारे पास टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहां भी हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाए बेटा, वो क्या होता है अपने आप में इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है बच्चों वो? हाँ, इनफाइनाइट कह लो या इन्फिनिटिव कह लो। दूसरा हमारे पास में होता है जीरंड। क्या होता है बच्चों? जीरंड होता है। जीरंड किसे कहते हैं बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन बेटा ये जब नाउन की तरह काम करे, क्या करे बेटा? ये नाउन की तरह काम करता है। इन्फिनिटिव भी नाउन की तरह ही काम करता है, ठीक है बेटा? यहां तक कोई डाउट? जो इन हाँ, हाँ, लेकिन वो अगर वर्ब होगा तो, जैसे मैंने एग्जांपल कहा आपको, मैंने एग्जांपल दिया, शी इज स्विमिंग या शी इज सिंगिंग, ठीक है। एक तो सिंगिंग यहाँ पे कैसा यूज हो रहा है बेटा? एज अ वर्ब हो रहा है। तो टेंस कौन सा हो गया ये? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। लेकिन मैंने कहा सिंगिंग इज हर हॉबी, सिंगिंग इज हर हॉबी। तो अब ये सिंगिंग कैसे यूज हो रहा है हमारे पास? नाउन की तरह सब्जेक्ट बन रहा है ना, और ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, ठीक। तो ध्यान से समझना बेटे कि जो ये आईएनजी दिखते हैं, आईएनजी ये नाउन भी होते हैं और ये वर्ब भी होते हैं बेटा। जब ये वर्ब बनेंगे तो फाइनाइट बनेंगे, और जब बेटा ये नाउन बनेंगे हमारे पास, तो ये हमारे नॉन फाइनाइट का जीरेंड केस बनेंगे। क्या बनेंगे? जीरेंड बनेंगे, ठीक है। जीरेंड होता है नाउन, ठीक है बेटे। अच्छा, तीसरा हमारे पास होता है पार्टिसिपल। क्या होता है? हाँ, पार्टिसिपल में क्या होता है बेटा, यहाँ पे अब दो चीजें पढ़ते हैं। पार्टिसिपल जो भी है ना बेटा, ये एक्चुअल में ना एडजेक्टिव की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? हाँ, इसमें बेटा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है ना, और जो उसके बाद नाउन होगा, क्या होगा? नाउन। और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, इसके पीछे भी क्या होगा? नाउन होगा। क्योंकि जब ये एडजेक्टिव बनेगा तो पीछे नाउन होना कंपलसरी है। पार्टिसिपल जो होते हैं बेटा, ध्यान से समझना, ये काम करते हैं एडजेक्टिव की तरह। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन प्रोनाउन की बेटा क्वालिफाई करे, मॉडिफाई करे, तो इनके बाद नाउन होना जरूरी है। जिससे एक दो एग्जाम्पल बताता हूं आपको। मैंने एक एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, लिखो, लिख सकते हो उसको आप। एग्जाम्पल लिख लीजिए, आई सॉ अ बर्निंग हाउस। ठीक है, आई सॉ अ बर्निंग हाउस लिख लिया। और देखो, आई सॉ अ बर्न्ट हाउस, दोनों में क्या डिफरेंस है? अब आप बोलेंगे सर ये जो बर्निंग और बर्न्ट, ये कोई एक्शन थोड़ी है बेटा, हाँ या ना बेटे? ये बर्निंग है और जो बर्न्ट है, ये कोई फाइनाइट नहीं, नॉन फाइनाइट है। क्यों? फाइनाइट होते तो टेंस को बताते हैं। या टेंस को कौन बता रहा है? आई सॉ, सॉ लिखा हुआ है ना, ये पास्ट टेंस है। लेकिन ये बर्निंग और बर्न्ट किसको बता रहे हैं? हाउस को बता रहे हैं। किसको बेटा? हाउस। और हाउस नाउन है। तो पहले की मीनिंग क्या है? आई सॉ बर्निंग हाउस, मैंने एक जलते हुए, मतलब जब मैंने देखा तो घर क्या था उस समय? जल रहा था, लपक वगैरह से निकल रही थी, हाँ या ना? नहीं, दूसरे में क्या है? आई सॉ, मैंने जब देखा तो घर पूरा जल चुका था, खत्म हो चुका था, राख बची थी। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, ठीक। तो इनमें से मैं भी आपको पहला वाला केस बता रहा हूं, इसके लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा बेटा? इन्फिनेटिव केस बता रहा हूं। ये जो एग्जांपल लिखे सारे इन्फिनेटिव के हैं, ठीक। अब एक तो सेंटेंस और जरा समझना। एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं लिखा, आई रिक्वेस्टेड टू गो, आई रिक्वेस्टेड टू गो। एक लिखा मैंने, आई रिक्वेस्टेड हर टू गो। जब बेटा बताना इन दोनों कंडीशन में पहले वाले में कौन किसको जाने की बात की गई है, दूसरे वाले में किसके जाने की बात की गई है, जल्दी से। पहले वाले में किसके जाने की बात की गई है? खुद के लिए। और दूसरे वाले में लड़की के बारे में बोल जा रही है। कैसे पता आपको? हाँ, पहले वाले में तो आई के लिए, ठीक है बेटा, कमेंट में। और दूसरे वाले में, दूसरे वाले में देख लो क्वेश्चन एक बार। अब यहाँ पे ना एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना बेटा। कॉन्सेप्ट ये है कि जो ये लिखा हुआ है ना बेटा, ये फाइनाइट वर्ब है। क्या बेटा? ये फाइनाइट वर्ब। और ये लिखा हुआ जो बेटा, ये क्या है? नॉन फाइनाइट। क्या बेटा? नॉन फाइनाइट। ये क्या है बच्चों? फाइनाइट है। और ये क्या है? नॉन फाइनाइट है। थोड़ा इसको मैं और अच्छे से बताता हूँ आपको एक एग्जांपल से। तो ये रफ कर दूं, ये वाला, ये रफ कर दें।
देखो एक एग्जांपल और देखो इसका अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो अच्छे आते हैं। देखो मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, मैं लिखा पे आई गो टू प्ले, देखो बेटा ध्यान से समझना, यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए वर्ब है ना बेटा, जो मैंने वर्ब लिखे देखो, ये टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, ये तो कांस्टेंट है सब में, सब में क्या है, कांस्टेंट है, किसी में चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक और है हमारे पास, ये हमारे पास ये रहा, गो, गोइंग, गॉन और वेंट। ध्यान से देखो बेटा, ये चेंज हो रहा है। अब इसमें से टेंस की पहचान को कौन बता रहा है, गो बता रहा है, टू प्ले बता रहा है? टेंस की पहचान कौन बता रहा है, गो वाला, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब का काम क्या होता है, टेंस रिप्रेजेंटिंग वर्ब होते हैं, टेंस की आइडेंटिटी को वही बताते हैं फाइनाइट वर्ब, याद रखना। फाइनाइट वर्ब क्या करते हैं बच्चों, टेंस की पहचान को बताते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो किसी भी टेंस वगैरह को नहीं रिप्रेजेंट करते, ठीक है बेटा। बात समझ में आई? देखो लिखा आई गो टू प्ले प्रेजेंट इन, फिर आई एम गोइंग टू प्ले प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, अभी टू प्ले है, तो जो टू प्ले सब में कांस्टेंट है, ये है नॉन फाइनाइट, ठीक। और ये लिखा हुआ फाइनाइट। अब यहाँ पे छोटी सी बात जब अच्छे से समझना, अगर हमारे पास सेंटेंस में, अगर बेटा सेंटेंस में हमारे पास ये फाइनाइट लिखा हुआ है, इसमें तो कोई और सब्जेक्ट तो है नहीं, तो दोनों का काम, रिक्वेस्ट भी मैं ही करता हूं, मैं ही मतलब मैं ही करता हूं, और जाने भी मेरे को ही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बेटा, देखो फाइनाइट और फाइनाइट का ऑब्जेक्ट है, क्या बेटा ये क्या है, फाइनाइट का हर ऑब्जेक्ट है, क्या बेटा, फाइनाइट का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हर है। रिक्वेस्टेड का ऑब्जेक्ट क्या है, हर है यहाँ पे बेटा, ठीक। अब ये बार यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि जो हमारे फाइनाइट वर्ब का, मैंने क्या कहा, जो फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, क्या बेटा, जो फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, दरअसल में बेटा वो सब्जेक्ट होता है नॉन फाइनाइट का, किसका बेटा, हाँ, फाइनाइट का, आराम सुन लो, फाइनाइट वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट होगा नॉन फाइनाइट का, किसका बेटा, क्या मैंने कहा, फाइनाइट का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट होगा नॉन फाइनाइट का। तो इस सेंटेंस में जाने का काम कौन करेगा, आई या हर, हर करेगी। बात समझ में आई सभी को अच्छे से, सभी को समझ में आ रहा है सर ये बात, ये जल्दी, हाँ बिल्कुल। अब मैं एक आपको सेंटेंस देता हूं, जो सेंटेंस को मुझे डिकोड करके बताना उसमें क्या उसकी उसकी मीनिंग क्या होगी। यहां ले देता हूं, ठीक है, आ रहा है, दिख रहा है सभी को कलर ये, ठीक है। आई रिक्वेस्टेड नैना टू परचेज a red rose to propose propose कीर्ति go, ये तो to go on court date to solve the matter of my ex-wife। एक छोटी सी मजाकिया सेंटेंस लिखा मैंने आपके लिए, है ना। सेंटेंस लिखा हुआ है हमारे पास, आई रिक्वेस्टेड नैना टू परचेज अ रेड रोज टू प्रपोज कीर्ति टू गो ऑन कोर्ट डेट टू सॉल्व द मैटर ऑफ माय एक्स वाइफ। समझो, इसमें ये समझना बेटा पहले तो छोटी सी कॉन्सेप्ट को, कौन फाइनाइट है कौन नॉन फाइनाइट है बेटे, ध्यान से देखो। हमारे पास ये लिखा हुआ टू परचेज, ये अपने आप में क्या एक नॉन फाइनाइट है, हाँ या ना। टू प्रपोज, ये क्या है हमारे पास, टू गो नॉन फाइनाइट, टू सॉल्व नॉन फाइनाइट। अच्छा फिर हमारे पास फाइनाइट क्या है बेटा, हमारे पास फाइनाइट कौन ओनली। अच्छा अगर मुझे इसका सेंटेंस का टेंस बताना हो तो टेंस किससे मालूम चलेगा मुझे, हाँ क्योंकि वो क्या हमारे पास फाइनाइट है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है बेटा
कि एक सेंटेंस में, सेंटेंस कितना भी लेंथी हो, अगर उसमें कंजंक्शन नहीं है तो, क्या मैंने कहा, कंजंक्शन नहीं है तो, सेंटेंस कितना भी लेंथी हो उसमें अनगिनत अनगिनत नॉन फाइनाइट आ सकते हैं, पर फाइनाइट एक ही आएगा। क्या मैंने कहा, कितने भी आ सकते हैं पर फाइनाइट कितना आएगा, एक ही आएगा, है ना, क्योंकि वही टेंस को बताएगा और एक सेंटेंस को एक ही टेंस का तो होगा, हाँ या ना, तो कंजंक्शन लग जाए, अगला एक और बन जाएगा टेंस हमारे पास। तो किसी भी एक सेंटेंस में, इन अ वन सेंटेंस देयर मस्ट बी वन फाइनाइट वर्ब, बट ऑन द अदर हैंड नॉन फाइनाइट वर्ब दे कैन बी मेनी एंड सो मेनी। बात समझ में आ गई, फाइनाइट वर्ब एक होगा, नॉन फाइनाइट कितने भी हो सकते हैं, ठीक। अब जो इसकी मीनिंग समझते हैं। मैंने रिक्वेस्ट किया, ठीक है जी, रिक्वेस्ट किससे किया, नैना से। तो बेटा नैना किसकी ऑब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब की किसकी ऑब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट किसकी है, हाँ। तो परचेस करने का काम कौन करेगा, मैं या नैना, परचेस कौन करेगा और क्या करेगी, एक रेड रोज। और प्रपोज कौन करेगा, मैं या नैना, नैना। किसको, टू गो ऑन कोर्ट डेट, कोर्ट डेट पे कौन जाएगा, मैं, नैना या कीर्ति। कि अब की बार देखो, टू से पहले कौन है हमारे पास, कीर्ति जाएगी। टू सॉल्व द मैटर, मैटर को सॉल्व कौन करेगा, नैना या कीर्ति, कीर्ति। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए पहले तो, कि हमारे पास जो लिखा हुआ सेंटेंस है, हाँ, हमारे पास जो सेंटेंस उसको डिकोड करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो अभी जो इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं, और एक क्वेश्चन था मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था एक सीजीएल के, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन अभी आपके सामने आएगा। अगर मीनिंग नहीं पता आपको बेटा इसमें, तो आप फिर तुक्केबाजी लगाओगे, इन चार में से एक हो सकता है। अगर मीनिंग पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा ग्रामेटिकली सोच समझ के अच्छा टिक करोगे, ठीक है। अब आओ जी, यहां पे बेटा कॉल हिम सर, कॉल कौन करेगा, देखो ये नॉन फाइनाइट है, हाँ या ना, ये फाइनाइट है बेटा, है ना बेटा। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट कौन है हमारे पास, इसका ऑब्जेक्ट कौन है हमारे पास, तो इसका सब्जेक्ट कौन है हमारे पास, कॉल कौन करेगा, कॉल कौन करेगा, ही करेगा, पीपल करेंगे कॉल, पीपल करेंगे, है ना। तो इसका आंसर हमारे पास कैसे बनेगा, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाय पीपल। देखो ही लाइक्स, ठीक है बेटा, हमारे पास आ गया। टू बी कॉल्ड पैसिव वॉइस हो गया हमारे पास, क्या, सर बुलाना, और किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आ। अगला देखो, इट इज टाइम टू शट द विंडो। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन में पहले से इट लगा आ जाए, तो इट इज टाइम फॉर द विंडो टू बी शट, क्या बेटा, फोर लगाना पड़ेगा आपको, क्या लगाना पड़ेगा, फोर लगाना पड़ेगा, यहां ध्यान रखना, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है, नहीं इसमें इसमें क्वेश्चन था, अभी क्वेश्चन और इसके आएंगे, ठीक है ना। इट इज योर ड्यूटी टू सर्व द गेस्ट, तो क्या, इट इज योर ड्यूटी फॉर द गेस्ट, तुम्हारी ड्यूटी है गेस्ट के लिए कि उनको सर्व किया जाए। तो जब भी क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होता है, क्वेश्चन इट इज वाले क्वेश्चन आ जाए बेटा, इसमें फोर लगाना पड़ता है और लास्ट में पैसिव बनाना इधर, ठीक है भाई। आगे चलते हैं एक बार। एक क्वेश्चन है आपके लिए, जरा उसका आंसर पहले देख लेते हैं यहीं भाई। इसका सब पैसिव बना के दिखाया भाई, एक क्वेश्चन बेटा पैसिव सब जल्दी से बनाइएगा, और उसकी हिंदी बताना मुझे क्या है। विमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, बताओ भाई इसकी हिंदी क्या है, विमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। हाँ जी, और इसको पैसिव बनाओ। पहले तो फ्लैटर की मीनिंग क्या होती है बेटा, फ्लैट करना, नहीं फिर क्या होगी, हाँ जी, एक फ्लैटर की मीनिंग बताएं फटाफट। हम्म, शो, नहीं वो तो कुछ चीज शो करना, प्रिटेंड करना, दिखावा करना, नहीं वो नहीं। हाँ भी कमेंट में बताएं और बच्चों, फ्लैटर का मतलब क्या होगा, इसका पैसिव क्या बनेगा, दो काम है। अट्रैक्ट करना, गूगल से देख के बता रहे हो, ते चल रहे हो,
है हैप्पी, नो गूगल से नहीं देखा। ठीक है, देखो फ्लैटर का मतलब था किसी की फॉल्स अप्रेज करना। कोई आपको बोले दीदी आप बहुत अच्छी हो, आपकी आंखें ऐसी, आपकी आवाज ऐसी है, खामखा आपको है ना लपेट रहा हो, मतलब झूठी तारीफ करना। क्या करना? झूठी तारीफ करना। ठीक भाई, बात समझ में आ गई? फ्लैटर मीन्स किसी की झूठी प्रशंसा करना, फॉल्स अप्रेज करना। ठीक है, चापलूसी करना, दैट्स कॉल्ड साइकोफेंट टाइप लोग होते हैं वो चापलूसी करते हैं। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है विमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, मतलब महिलाएं पसंद करती हैं उन पुरुषों की जो उनकी झूठी। अब ये बात सही है गलत है वो तो है ना भगवान जाने। मतलब यहाँ पे जो लिखा सेंटेंस का मतलब ये है कि महिलाएं क्या पसंद करती हैं, उन्हीं पुरुषों को पसंद करती हैं जो उनकी झूठी तारीफ करते हैं। या तो ये मीनिंग होगा या तो ये होगा कि महिलाएं पसंद करती हैं कि पुरुष उनकी झूठी तारीफ करें। यही बात है। अब इसका पैसिव बनाना आपको, ये मेंस में क्वेश्चन था सीजीएल के। कैसे बनेगा हमारे पास का पैसिव वॉइस? हाँ भाई, कैसे बनेगा? इसका पैसिव बना के दिखाओ एक बार फटाफट। वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन। अच्छा, फिर डैम कहाँ गया? ठीक है जी, यही आंसर यही है। वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन। ठीक है बेटे, डैम कहाँ गया? सवाल ये मेरा है, आपने आंसर ठीक बताया, वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन। डैम कहाँ गया? जल्दी, चलिए ठीक है, आ जाओ जी क्वेश्चंस पे अब। इसका वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन। क्वेश्चंस, हाँ हाँ, क्वेश्चंस को कैसे रख दिया गया है ऊपर नीचे काफी। हम्म, डैम हट जाएगा ना, क्योंकि दो डैम क्यों आएगा? बात तो वही है। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने करिए एक बार। डू द वर्क एट वंस, कैसे करेंगे उसको भाई? डू द वर्क एट वंस, कम से कम एक बार तो करिए। हाँ भाई, इनके आंसर्स, इनके आंसर बेटा जल्दी बताओ। डू द वर्क एट वंस, क्या आंसर होगा? पहले तो ये सेंटेंस कौन सा हमारे पास? हाँ भाई, सेंटेंस कैसा है हमारे पास, जल्दी बताओ ये। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, हाँ या ना? इंपेरेटिव है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक बार देखो बेटा कैसा है। डू द वर्क, क्या करना है तुम्हें? काम करना है ना भाई? तो क्या का रिस्पॉन्स हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या के जो ट्रांजिटिव वर्ब वाला केस है, कौन सा आ गया बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब का केस हमारे पास आ गया है। ठीक, कौन सा बेटा? सी कह रहे हो आप? हाँ, ट्रांजिटिव वर्ब का केस आ गया है, और ये कहीं ना कहीं ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है। अच्छा, अगर ये ऑर्डर आप बता रहे हो, आपने कहा कि काम कम से कम एक बार करो, है ना? अगर ये ऑर्डर है हमारे पास, तो इसमें कहीं कहीं पे लिखा है यू आर ऑर्डर्ड, या हमारे अगर हमारे पास ये ऑर्डर है तो लेट द वर्क वर्क बी डन एट वंस, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, ये यू आर डायरेक्टेड तो ऑप्शन में हमारे बनेगा ही नहीं। पहले एट वंस द वर्क, ये भी हमारे पास ऑप्शन में नहीं बनेगा। दो में से एक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है हमारे पास? दो में से एक की बात। अब ये देखो, अगर ये ऑर्डर है तो आंसर ये बनना चाहिए था, और अगर ये रिक्वेस्ट, अगर ये मतलब किसी को एडवाइस है तो आंसर ये बनना चाहिए था हमारे पास। दरअसल में किसी को एडवाइस है कि भाई कम से कम एक बार तो करो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन हियर। ठीक है, द कीज हैव बीन फॉरगॉटन बाय ज्योति। नहीं बेटा देखो, लेट वाला जो केस आप बता रहे हो ना, वो किसी को ऑर्डर के लिए होता है। वो कहना कम से कम एक बार तो करो, एट वंस लिखा हुआ है। ठीक है ना? अगर वो एट वंस नहीं होता ना, तो हम उसको ऑर्डर मान लेते हैं। ठीक है ना? डू द वर्क, करो काम। ठीक है ना? बात समझ में आ गई बेटा? अगर वो लिखा होता हमारे पास डू द वर्क ओनली, तो उसको हम ऑर्डर मान लेते हैं। डू द वर्क एट वंस, कम से कम एक बार तो करो। ठीक, आओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
द कीज हैव बीन फॉरगॉटन, बेटा ये अपने आप में पहले से क्या है बेटा, ये पैसिव वॉइस है, क्या अपने आप पहले से ये पैसिव वॉइस है। कैसे पैसिव वॉइस है पता हमें, ये रहा हमारी बी की फॉर्म और ये रहा हमारी थर्ड फॉर्म, ठीक है भाई। जब बी की भी थर्ड फॉर्म गिवन है, ये पैसिव वॉइस, उसको एक्टिव बनाना है हमारे पास, ठीक। और ज्योति हमारे ऑब्जेक्ट है, ये ज्योति हमारे स्टार्ट में आनी चाहिए, ये अगर हमारी ऑब्जेक्ट है तो ये स्टार्ट में आएगी, सब में ज्योति सब में स्टार्ट में, ध्यान रखना। टेंस हमारा हैव बीन है तो विल का कोई जिक्र नहीं होगा, ठीक है भाई। हैड पास्ट टेंस होगा, ये भी गलत हो गया हमारे पास। ज्योति हैज बीन फॉरगेटन या फॉरगेटिंग, क्या बनाओगे बेटा इसका आंसर? अगर हमारे पास हैज होगा, ठीक है, तो हमारे पास आंसर में क्या होना चाहिए, फॉरगेटन होना चाहिए। अगर फॉरगेटिंग भी हो सकता था एक पल के लिए, लेकिन हमें कोई सीन्स फोर का जिक्र होता, तो वैसा है नहीं हमारे पास, ये भी आंसर गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, ठीक है भाई, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ जी, जल्दी कुछ क्वेश्चन है करो फिर। कौन सा हैज बीन फॉरगेटिंग होता, वो एक्टिव वॉइस है, लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है बेटा, ठीक है ना? नहीं। The states of Maharashtra and Gujarat have been alerted about the impending cyclone by NDRF। देखो लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है आपको, पहले तो द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, बेटा जो स्टेट्स हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये प्लूरल है और इसी के लिए हमने हैव लगा रखा है। और हैव बीन अलर्टेड, बेटा देखो ये हमारी कौन सी फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म बेटा, और ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी थर्ड फॉर्म है दोनों। अगर हमारे पास बी की फॉर्म में क्वेश्चन आ रखा है तो क्वेश्चन हमारा हैजब में होगा, किस में होगा बेटा, हैजब में होगा ना। तो देखो ये ऑप्शन वॉज वाला पहले ही कट गया, ठीक है भाई, वॉज वाला पहले ही कट गया, क्योंकि हमें हैजब है तो हैजब में आंसर चाहिए, हमें वॉज में नहीं चाहिए बेटा। अच्छा, एनडीआरएफ अलर्टेड द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, इसमें कहीं हमारे पास देखो हैजब नहीं, ये भी कट गया, दो ऑप्शन पहले कट गया हमारे पास। हैज बीन के साथ आईएनजी का यूज करते हैं क्या, नहीं बेटा पैसिव में नहीं होता इनका, ठीक है। पैसिव में बेटा परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, ठीक है मेरे बच्चे, इसलिए वो गलत था हमारे पास। हैज बीन के साथ आईएनजी लगता है, एक्टिव वॉइस में लगता है हमारे पास, है ना, ही हैज बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, है ना बेटे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन हमारे पैसिव वॉइस में इसका नहीं बनता, ठीक। ओके गुड, तो ये दो ऑप्शन हमारे पहले ही कट गए बेटा, ठीक। तीसरा और दूसरा कट गया, एनडीआरएफ हैज अलर्टेड द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात अबाउट द इम्पेंडिंग साइक्लोन। अच्छा कुछ और भी इसके आगे है क्या, एक और लाइन, एनडीआरएफ हैज बीन अलर्टिंग। देखो फिर ये भी वही क्वेश्चन आ गया कि हमारे क्वेश्चन में पहले क्या था बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रखा है बेटा, कभी भी याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, तो ये पहली गलत हो गया आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक है, क्या बेटा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें ठीक हुआ, ठीक है बेटे। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आप घर से क्वेश्चन लगा के लाना, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इट इज टाइम टू रिवाइज द सिलेबस, ठीक है बेटा, ये इसका क्वेश्चन है और इसके चार ऑप्शन है, एक दो तीन चार हमारे पास, ठीक है। और आपको सर अभी मैंने बताया था यही क्वेश्चन, याद है, जब भी कभी क्वेश्चन इट इज टाइम का आ जाए, क्या आ जाए बेटा, इट इज टाइम का हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, तो इट इज टाइम में हमें पता होगा फोर फोर का जिक्र करना है। इट हैज बीन तो गलत हो गया पहले ही, इट वॉज भी गलत हो गया पहले ही, अब इन दोनों में से एक आंसर होगा, इट इज टाइम फॉर द सिलेबस, है ना, सिलेबी टू बी रिवाइज है, टू बी रिवाइज्ड बेटा। पैसिव कहां बनेगा फिर, देखो ये एक्टिव है, हमें पैसिव बनाना है, पैसिव की कंडीशन क्या होती है, बी प्लस बी थ्री होती है, इसमें बी प्लस बी थ्री कहीं दिख रहा है आपको, ये बाहर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है जी, बस समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट हमारे को ऐसे ही आपको चीजें कवर करनी है, इस सारे क्वेश्चन घर से करने हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, अब हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है वो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वॉइस का, किसका, वॉइस का, ठीक है भाई। और सॉरी वॉइस हो गया, नरेशन पे काम करना है, ठीक है। वॉइस के जो क्वेश्चन है वो आप बाकी लगाना घर पे, डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। हाँ पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ये बनाई थी, ठीक है ना। देखिए नरेशन नेक्स्ट है, जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं, ध्यान से समझना। नरेशन, ठीक है भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं, ठीक। हाँ पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, क्लास खत्म होते ही सर आपको भेज देंगे, ठीक है, डोंट वरी। पूरी पीडीएफ क्वेश्चंस की है, जो भी है ऐसे क्वेश्चंस वो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक, ठीक है।